एक बड़ा बवंडर मचा हुआ है सर इसको इंटरव्यू को लेकर, लेकिन वहाँ ऐसा जनरली कुछ होता नहीं है। मेरा जो बैच है, जब शायद हम 3-4 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास पहले से कोई टीचिंग अनुभव था। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको दे देते हैं कि एक अंडरटेकिंग ले लेंगे कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो सिलेक्शन के बाद इतने टाइम पीरियड के अंदर या ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दूंगा। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आज के टाइम में टीचर के सामने क्या चैलेंज पे कैसे मिलेगा, हम खुद सेलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू बोर्ड वाले देंगे। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दो। बिल्कुल सर। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई इंटरव्यू में, वो बोला कि मेरे से ये पूछा गया फेवरेट चैप्टर बताओ आपके कौन से हैं। तो बोला सर मैंने 3-4 फेवरेट चैप्टर्स के नाम बता दिए। तो इंटरव्यू वाला बोला इनको छोड़ के कुछ भी पढ़ा दो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जो है ना बच्चों को बहुत ही बलगलाया जा रहा है सर, मिस गाइड ज़्यादा किया जा रहा है, गाइड की जरूरत है। एक कारण ये है कि मैं यहाँ से एक बात और बताना चाहूँगा कि हम टीचर हैं और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं किसी व्यवसायिक उद्देश्य से नहीं बना रहे, कोई प्रोफेशनल उद्देश्य नहीं, लाइक व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में हम ये वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। और इसलिए हम सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वही देते हैं। जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता वो हम कैंडिडेट को साफ साफ बोल देते हैं, देखो भाई इस बारे में हमें नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं अपने साथी शिक्षक से जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी फिजिक्स के पद पर कार्यरत हैं, जिनको न केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शिक्षण का लंबा अनुभव रहा है बल्कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से बाहर भी उनको एक लंबा अनुभव हो गया है शिक्षण का। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया था। वो हमें बताएंगे कि हमको उनका अनुभव कैसा रहा, साथ में आपको इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों से डरना नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज की वीडियो में जानते हैं संजय सर के साथ में। संजय सर। धन्यवाद मनोज सर। सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम संजय है और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले भी मैं टीचिंग सेक्टर में था, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाता था। लगभग ये मान के चलिए कि केंद्रीय विद्यालय में आने से पहले सर लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा सर, काफ़ी प्राइवेट स्कूल में 2005 में मैं ग्रेजुएट हो गया था और ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने मास्टर डिग्री की और उसके बाद फुल फ्लैश फिर मैं टीचिंग सेक्टर में आ गया था। आप ये मान के लो कि फुल फ्लैश में 2009 में टीचिंग सेक्टर में आ गया था जी। तो देखिए, अब मैं कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये सलाह देना चाहूँगा कि मेरी बातें सुन के ये ना सोचें कि भाई इतना लंबा खासा अनुभव रखने वाले टीचर ही सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो बैच है, जब हमारा इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, आपको पता है जैसे हमारा केवी का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो हम बैच में जितने भी कैंडिडेट मिले थे तो उसमें शायद हम 3-4 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास पहले से कोई टीचिंग अनुभव था। बाकी बिल्कुल फ्रेश ऐसे बच्चे भी थे जिनकी उम्र 23 साल हुई है, 24 साल हुई है, 25 साल के हैं, मास्टर डिग्री की है और तुरंत सेलेक्ट हो गए। मतलब ये बात इस पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने कितने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, अपनी स्किल्स को वहाँ पे किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हो उनके सामने, वो सारा मैटर करता है। संगठन से बाहर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है, बट ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरा संगठन से बाहर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी हो सकती है, तो उसकी प्रिपरेशन कर लें। शायद हवा चल रही है, उसमें आवाज़ खर की आवाज़ आ रही होगी। हवा चल रही है हमारे यहाँ थोड़ी सी, तो आपको थोड़ा सा अगर साउंड में डिस्टर्बेंस रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। तो सर इंटरव्यू के बारे में जाएं तो देखिए, मैं तो फ्रेंकली मेरा बताता हूँ कि मेरे दिमाग में इंटरव्यू का कोई स्ट्रेस नहीं था और उसका पीछे रीज़न यही है क्योंकि लगभग 13-14 साल से मैं टीचिंग सेक्टर में था, तो मुझे सब पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो इंटरव्यू की मेरी तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ना मैंने ये सोचा था कि मैं कैसे अंदर जाऊँगा, कैसे बात करूँगा। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है तो वहाँ जो इंटरव्यू दिया है तो हो सकता है मेरे अंदर उसका प्रभाव रहा हो। तो क्योंकि जब आदमी को सफलता मिलती है ना, तो उस सफलता में उसकी एक दिन की मेहनत नहीं होती है। हालांकि उस खुद इंसान को भी नहीं पता होता कि ये काम हो कैसे रहा है, उसके काम होते चले जाते हैं। लेकिन जब आप माइन्यूटली देखोगे चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी एक दिन की मेहनत नहीं है, वो आपकी पूरी स्कूलिंग का भी इफेक्ट है, आपके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके बाद फील्ड से बाहर आपने सोसाइटी से क्या सीखा। कई बार क्या होता है कि हम
देखो हमारे जो भारतीय व्यवस्था है सर, उसमें एक दर्शन शब्द यूज़ होता है जी। दर्शन शास्त्र, और उसका मीनिंग मोटे मोटे शब्दों में ये होता है कि चीज़ों को देख के सीखना। तो एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है मेरी समझ में, तो कि वो चीज़ों को देख के समझता कितना जल्दी से है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को सिर्फ देखने के लिए ही देख रहे हो, वहाँ से उसमें आपके अपने जो एजुकेशन है आप ये भी देख। मतलब मेरा पर्सनली बताता हूँ, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ ना, तो मुझे मोस्टली चीज़ों में फिज़िक्स नज़र आती है और उसका परिणाम ये रहता है कि जब वो मैं कहीं भी घूमने गया, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो वो मेरे दिमाग में वो चलता है। जब मैं क्लासरूम में घुसता हूँ ना, तो वो चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो मैं भी बाकी टीचर्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो ये चीज़ों को देख के सीखने शुरू कर दो, क्योंकि वो क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल अच्छे से देना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। और टीचिंग में एग्जाम्पल ही मैटर करता है। ऐसा नहीं है सर कि सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट सभी को आता है। जिसने मास्टर डिग्री कर ली सब अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज कम है, उसके बावजूद अच्छा रिजल्ट लाते हैं, उनके उससे पढ़े हुए बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, बट बच्चे समझ नहीं पाते। तो उसका रीज़न यही है कि वो उसको खुद को तो आ रहा है, बच्चे तक वो ज्ञान को ले जा नहीं पा रहा है। और टीचर के लिए यही ज़रूरी होता है कि जो उसे आ रहा है उसको वहाँ तक लेके जाए। तो इंटरव्यू वाला यही देखता है। इंटरव्यू वाला ज़्यादा वहाँ पे ज्ञान चेक करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, कोशिश ज़रूर करता है, मैं ये नहीं कहता कि आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक किया जाएगा, बट वो उस जो पर्सपेक्टिव है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसका, वो ये रहेगा कि जो कुछ इसको आ रहा है इसको प्रस्तुत कैसे कर रहा है, बच्चों के सामने कैसे पेश करेगा, बच्चों को कैसे दे पा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे मैं मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के ऊपर जाऊँ तो मेरा लगभग 10 बजे के आसपास शेड्यूल हुआ था कि जब इंटरव्यू कट ऑफ आएगा तो एक लिस्ट जारी होगी। तो हर कैंडिडेट के सामने उसका नाम के सामने रोल नंबर के सामने टाइम लिखा होता है कि ये टाइम शेड्यूल आपको मिला है। तो मेरे को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम शेड्यूल मिला था, तो मॉर्निंग शिफ्ट ही मान के चलो। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो लगभग लंच टाइम हो गया था, तो मेरा लंच के बाद ही नंबर आया था। तो यहाँ पे मैं 2 बातें बताना चाहूँगा कि जब इंटरव्यू आपके पास आएगा तो KVS की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वो चेक लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लें पहले से, वरना बाग में भाग दौड़ होती है। मेरे साथ हुआ था ऐसा, चेक लिस्ट में जो कुछ उन्होंने दे रखा था मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए थे। चेक लिस्ट में मेंशन नहीं था, वो मेरी गलती हालांकि नहीं है, चेक लिस्ट में ये मेंशन नहीं था कि आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी प्रिंट करके ले जाना है। तो मैं नहीं लेके गया उसको जी। और क्योंकि मेरा इंटरव्यू तो हुआ लंच के बाद, बट लंच से पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो वहाँ पे बैठा था उसने सब डॉक्यूमेंट्स देख के बोला सर बाकी सब तो ठीक है, बट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था मेरे पास। मैं बोला सर वो तो नहीं है। बोला सर एप्लीकेशन फॉर्म तो लाना पड़ेगा। तो यहाँ कैंडिडेट को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कई बार अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वहाँ पे मुझे एक बार लगा था अब मैं क्या करूँगा। मैंने बोला भी सर चेक लिस्ट में तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो बोले सर देखो नहीं लिखा होगा लेकिन चाहिए। तो मैं बोला सर क्या उपाय है। तो बोला सर उपाय ये है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए। तो अंडरटेकिंग दे दीजिए। मैं बोला अंडरटेकिंग का मीनिंग। बोला सर आप हमें ये लिख के दे दीजिए कि प्रेजेंटली मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो जिस भी विद्यालय में मैं जाऊँगा वहाँ के प्रिंसिपल को मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको दे देते हैं कि एक अंडरटेकिंग ले लेंगे कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो सिलेक्शन के बाद इतने टाइम पीरियड के अंदर या ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दूँगा वापस। तो मैं बोला सर ठीक है आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। लंच कितने टाइम का। बोला सर लंच तो है ना 1 घंटा चलेगा। मैं बोला ठीक है सर मैं आपको अंडरटेकिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ला के ही दे दूँगा जी। क्योंकि मैंने अपना फ़ोन ओपन करके देखा तो मेरी मेल पे रखा हुआ था वो। अच्छा। तो मैं बाहर गया, बाहर जाके फ़ोटोशॉप की जो दुकान थी लगभग 2 किलोमीटर दूर थी मेरे उससे, तो ऑटो लिया मैंने, वहाँ से जाके मैंने उसको प्रिंट करके लेके आया। तो कैंडिडेट्स को मैं एक तो ये सलाह देना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट सारे अच्छे से प्रिपेयर करके रखें अभी से। मान के चलो कि तुम सेलेक्ट हो रहे हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जितने एकेडमिक्स हैं, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, जितने भी हैं आपके पास कोई अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है, सभी को आप एक फ़ाइल बना के अच्छे से तैयार कर लो। तो सर जैसे ही मेरा इंटरव्यू का नंबर आया
सभी को विश करके मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। अब यहाँ ये देखना है कि वो कैंडिडेट को फंसाने का प्रयास कैसे करते हैं। अच्छा। और अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो तो उनसे बाहर कैसे निकल सकते हो। तो उन्होंने मेरे से पहला ही क्वेश्चन ये पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आप अपना जो बायोडाटा लिखते हैं ना, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैंने मना कर दिया, नहीं पढ़ता। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, एक टीचर को तो पढ़ना चाहिए। मुझे भी रियलाइज़ हुआ यार बात तो गलत हुई है। सही बात। अब वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप फ्री माइंडेड वहाँ बैठे हो ना तो आपको डर नहीं लगता अपने जवाब से, और फ्री माइंड होते ही आपका दिमाग तुरंत आंसर सोच लेता है। बिल्कुल। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया वहाँ पे। मैं बोला कि मैडम थी क्वेश्चन पूछने वाली, मैं बोला मैम न्यूज़पेपर तो मैं नहीं पढ़ता, बस जब भी टाइम निकलता है तो मैं गूगल न्यूज़ देख लेता हूँ। और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का रीज़न ये है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ वहाँ पे मेरा शेड्यूल टाइट है, मॉर्निंग से इवनिंग तक मुझे क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। लेकिन हाँ, अपडेट रखता हूँ अपने आप को गूगल न्यूज़ से। बोली गुड। तो बोली आज न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। मैंने हाँ बोल दिया, पढ़ा था नहीं, फिर फंस गया। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हो ना तो रास्ते निकलते जाते हैं आपके सामने। तो मैंने बोला कि हाँ पढ़ के आया हूँ। तो मैडम बोली ठीक है आज की हेडलाइन बताओ। तो 1 सेकंड के लिए रुका मैं, क्या बताऊँ। फिर मेरे दिमाग में 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ याद आई। मैं बोला मैम लेटेस्ट, मैंने आज की हेडलाइन नहीं बोला वहाँ पे, मैंने बोला लेटेस्ट न्यूज़ ये है। अच्छा। अगर मैं हेडलाइन बोलता तो हो सकता है मैम पढ़ के आई हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता ना बात में। तो आप बात को घुमाओ तो भी इस तरीके से घुमाओ कि आपकी बात झूठ ना लगे, और क्योंकि झूठ तो आप बोल ही नहीं रहे, बोल तो सच ही रहे हो, बट सामने वाले को लगना चाहिए हाँ यार ठीक बोल रहा है। तो मैंने बोला कि मैम लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उस टाइम पे अपना एजुकेशन मिनिस्टर था श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि हम बीएड को इंटीग्रेट करके 4 ईयर का कोर्स करने वाले हैं। अब सर मुझे नहीं पता उनको इस चीज़ का, न्यूज़ का पता था या नहीं पता था। उनको एक जैसे शौक नहीं लगता है, इस टाइप की फीलिंग आई वो एक्सप्रेशन में उनके। लेकिन फिर उन्होंने मुझे वहाँ फिर से फंसाने की कोशिश की। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आप नहीं सोचते इसके अंदर राजनीति हो रही है। अच्छा। मतलब वो ये चाह रहे थे, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, वो क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सोचना ये है कि वो ये चाह रहे थे, क्योंकि राजनीति का क्वेश्चन पूछने का एक ही मकसद हो सकता है कि बंदा कोई ना कोई पॉलिटिकल कमेंट करे। और पॉलिटिकल कमेंट करेगा तो यही पता चल जाएगा कि इसकी मानसिकता क्या है। क्योंकि टीचर को इन चीज़ों से बचना होता है। तो मैंने एक साधा आसान आंसर दिया, मैंने कहा कि मैम देखिए इसमें राजनीति है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, और क्योंकि ये बयान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का है, और एजुकेशन मिनिस्टर ने बयान किसी रैली में नहीं दिया, ये बयान उन्होंने एनवीएस और केवीएस की प्रिंसिपल्स की मीटिंग में दिया है। और क्योंकि एनवीएस और केवीएस इस देश के 2 जाने माने प्रतिष्ठित संस्थान है एजुकेशन सेक्टर में, तो अगर वहाँ हमारा अगर एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो ज़रूर उसके जो सलाहकार हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके ही उनको ये मैटर दिया होगा। अब रही बात शिक्षा में सुधार होने की या नहीं रहने होने की, वो तो 4 साल बाद ही पता चलेगा कि इसके परिणाम क्या आने वाले हैं। तो जो मैंने ये जवाब दिया इससे मैं पॉलिटिकल कमेंट करने से बच गया। बिल्कुल सर। और अगर मैं वहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट कर देता ना तो मान के चलो मैं डिस्क्वालीफाई था, और उन्होंने सिचुएशन ऐसी ही क्रिएट कर दी थी कि मैं पॉलिटिकल कमेंट करूँ ही करूँ। फिर इसके बाद ऐसे बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने बोला कि आप एजुकेशन को किस नज़र से देखते हैं। मतलब कहने का मीनिंग है कि साइकोलॉजिकल चीज़ घुसा रहे थे मेरे अंदर। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से भी किया, एक टीचर वहाँ पे एक मैम और बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखिए सर आप फिज़िक्स के टीचर हो, मेरा तो फिज़िक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कभी साइंस पढ़ा था क्या, स्कूल लेवल तक कभी पढ़ा होगा, आपका सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी में क्या मैटर करता है। अच्छा। आप अपनी इम्पोर्टेंस यहाँ मेरे सामने कैसे प्रूव कर सकते हो। तो मैंने वो उस मैडम को कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं ऐसे 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 कुछ होता है। तो मैडम बोली हाँ ठीक है। ऐसे चलते फिर एक जो वो साइकोलॉजिस्ट मैडम थी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आज के टाइम में टीचर के सामने क्या चैलेंज है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है।
तो उसका भी मैंने एक लंबा चौड़ा आंसर दिया। यहाँ पे काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो इस बात को लेके चिंतित रहते हैं कि इंटरव्यू हिंदी का होता है या इंग्लिश का। तो वो इस बात पे डिपेंड है कि आप पहले तो देखो, मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नॉर्थ इंडिया वाले पूछते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, हिंदी बेल्ट से आते हैं तो इंग्लिश में इतने ज़्यादा अपने आप को फ्लुएंट नहीं होते और कंफर्टेबल भी फील नहीं करते। तो मेरा ये मानना है, एक पार्लियामेंट्री रूल भी है कि जिस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसी भाषा में आंसर दीजिए। अगर हिंदी वाला, अगर कोई आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी में जवाब दे दीजिए, इंग्लिश में पूछता है तो इंग्लिश में। मैंने तो ऐसा ही किया था। मेरे इंटरव्यू पैनल में मेरा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था वो मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा था। साइकोलॉजी की जो मैम थी वो मेरे से इंग्लिश में बात कर रही थी, 2 मैम और थी वो मेरे से हिंदी में बात कर रही थी। तो जो जैसा क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था मैं वैसा ही जवाब उसका दे रहा था। तो ये कुछ मिला जुला सा अनुभव था। कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे और फिर लगभग मेरे को तो 3 या 4 मिनट का टाइम दिया था हमने बोर्ड के लिए, टीचिंग के लिए, मतलब जो डेमो क्लास होता है। डेमो के लिए यहाँ भी बच्चे पूछते हैं कि डेमो का टॉपिक कैसे मिलेगा, हम खुद सेलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू बोर्ड वाले देंगे। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दो। बिल्कुल। मेरी एक से बात भी हुई, उसने ये बताया कि इंटरव्यू बोर्ड, पहले मैं मेरा बता देता हूँ क्या हुआ कि मेरे से उन्होंने कहा कि आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। कोई चॉइस नहीं दी कि मुझे, तुरंत उन्होंने, एक्सपर्ट ने अपनी तरफ से टॉपिक दिया, बोर्ड पे जाके टॉपिक पढ़ा दो। मैंने इसको पढ़ा दिया। तो टॉपिक को मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, मैंने लगभग 1.5 मिनट तक उसको पढ़ाया होगा। उन्होंने वो तुरंत वो मेरे को ही बोला ठीक आ जाइए, मतलब पूरा टाइम नहीं दिया बोर्ड पे उसने मेरे को। अच्छा। तो वहाँ मेरे को लगा यार मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन क्योंकि उनका आदेश था तो मैं वापस आके बैठ गया। अब यहाँ जो कैंडिडेट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉपिक कैसे मिलेगा, उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई इंटरव्यू में, वो बोला कि मेरे से ये पूछा गया फेवरेट चैप्टर बताओ आपके कौन से हैं। तो बोला सर मैंने 3-4 फेवरेट चैप्टर्स के नाम बता दिए। तो इंटरव्यू वाला बोला इनको छोड़ के कुछ भी पढ़ा दो। तो मैं फिर से कैंडिडेट्स को ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप लोग किसी से ये बात पूछ रहे हो कि क्या प्रिपेयर करें, क्या पूछेगा, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड वाला क्या चाहता है किसी को कुछ नहीं पता जी। अब इसी का एग्जाम्पल ले लो, उसने 3-4 चैप्टर्स का नाम लिया, बोला इन 4 चैप्टर में मेरे से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पढ़ा दूंगा। वो बोले इन 4 को छोड़ के तुम कुछ भी पढ़ा दो। फंस गया वो, नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं सिलेक्ट हुआ। और अगर उन 4 में से पूछ लेते तो कॉन्फिडेंट था वो, क्या पता सेलेक्ट हो जाता। तो मैं यही बात बताना चाहूँगा कि हाँ, अपने खुद के ज़रूर प्रिपेयर करके लेके चलो, खुद के प्रिपेयर लेके जाओ। इंटरव्यू वाले के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। बस खुद की संतुष्टि के लिए आप जितना याद कर सकते हो, जितना समझो उतना कर लो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे। जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि पूछेगा तो मैं जवाब दे ही दूँगा। और वो आगे आपका लक है कि वो आपसे पूछ ले ठीक है बताओ क्या पढ़ाओगे, और जो आपने बताया उसने उसी में से पूछ लिया, या आप पे ही छोड़ दे कि ठीक है जो मर्जी वो पढ़ा दो। तो ऐसा कुछ मिला जुला सिनेरियो हो सकता है इस मामले में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपने अनुभव शेयर किए। शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी काम आने वाले अनुभव हैं, और ये बहुत ही आपने बारीकी से ज़मीनी हकीकत बच्चों के सामने रख दी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जो है ना बच्चों को बहुत ही बलगलाया जा रहा है सर, मिस गाइड ज़्यादा किया जा रहा है, गाइड की जरूरत है। एक कारण ये है कि मैं यहाँ से एक बात और बताना चाहूँगा कि हम टीचर हैं और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं बना रहे, कोई प्रोफेशनल उद्देश्य नहीं, लाइक व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में हम ये वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो साथी टीचर रहे हैं या हम जब रहे हैं, जब हम इंटरव्यू के लिए थे तो हमारे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, और वैसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। बाकी मैंने जैसे बोला लाइक व्यू शेयर वाले जो हैं लालच वो हमारे अंदर नहीं है, और इसलिए हम सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वही देते हैं। जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता वो हम कैंडिडेट को साफ साफ बोल देते हैं, देखो भाई इस बारे में हमें नहीं पता, क्या करेगा कैसे नहीं करेगा। इसलिए हमारे जितने भी पॉइंट होते हैं वो टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा हमें नहीं पता। हाँ, जैसे आपने बोला वैसे मेरे भी सुनने में आया है कि कैंडिडेट काफ़ी डरे हुए हैं। कोई बताता है ऐसे इंटरव्यू में जाना होता है, ऐसे बैठना होता है, ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, ये करना होता है, ऐसे करना होता है। तो बेचारा पहले से डरा हुआ है, उनकी बातें सुन के और ज़्यादा डर जाता है।
एक बड़ा बवंडर मचा हुआ है सर इसको इंटरव्यू को लेकर, लेकिन वहाँ ऐसा जनरली कुछ होता नहीं है। वो 10-15 मिनट में ही चेक कर लेते हैं ज़्यादातर कि भाई कैंडिडेट के अंदर क्या छिपा है क्या नहीं छिपा है। तो हम तो आप लोगों को यही सलाह देंगे कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर आप पकड़ कीजिए अच्छे से। कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे आपको जो चॉक बोर्ड दिया जाएगा उस पर कैसे करना है, बोलते समय क्या चीज़ों को याद रखना है, प्रीवियस जो उन बच्चों की नॉलेज है उसको चेक करते हुए आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है। और सबसे ज़रूरी बात, जो वहाँ पर संजय सर जो संसाधन अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका आप अपनी टीचिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, इस तरह का दिमाग अगर आपका काम करता है तो फिर तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, अगर आपने उनको ऐसे सेटिस्फाई कर दिया तो।